हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे, जो कि चैप्टर 2 था। उस सीक्वेंस में जो आपने सिलेबस लिखा था उसमें चैप्टर 2 पे है ये। सो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। चैप्टर 2 लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे। लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है लीनियर मेजरमेंट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड चेन सर्वे इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो मैं इस फर्स्ट पार्ट को पहले स्टार्ट करता हूं, लीनियर मेजरमेंट पार्ट। लीनियर मेजरमेंट पहले स्टार्ट करेंगे। अब देखो, लीनियर मेजरमेंट में जो हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर मेजरमेंट, इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्केल। अब स्केल को पहले समझो कि स्केल क्या चीज़ होती है। कभी भी जब कोई मैप आप ड्रॉ करते हैं, तो मैप ड्रॉ करने के लिए आप एक स्केल सजेस्ट करते हो और उसी के ऊपर मैप को ड्रॉ की जाती है। मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके थ्रू समझना। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपने ग्राउंड पे मेजरमेंट लिया लेंथ का 800 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 500 मीटर, ऐसे कई सारे अलग अलग लेंथ का मेजरमेंट किया। उसी लेंथ को अगर आप चाहते हो कि मैप ड्रॉ करें, आपको कल की क्लास से एक चीज तो क्लियर होगा कि कई सारे सर्वे में हम लोग ग्राउंड से डेटा को कलेक्ट करते हैं सर्वे करके, और उस डेटा को मेजरमेंट बुक में लिख लेते हैं न्यूमेरिकली। जो डेटा आपने न्यूमेरिकली लिखा है मेजरमेंट बुक में, उसी डेटा को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो मैप के ऊपर। सो ये जो डायरेक्शन है ना कि न्यूमेरिकली से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो आप बताओ कि न्यूमेरिकली आपने कई सारे लेंथ अलग अलग मेजर किए, 500 मीटर, 800 मीटर, 1200 मीटर, उन सभी लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा मैप के ऊपर, वो तो मैप की साइज तो छोटी है, अब इसमें 800 मीटर तो आप बना नहीं सकते। तो आप करते क्या, टेक्निक यूज करते हो जिसके थ्रू अ लॉन्गर मेजरमेंट ऑफ द ग्राउंड इज इजिली रिप्रेजेंटेड टू द शीट ऑफ पेपर, and that technique through which we represent any measurement of the ground to the paper is known as the scale. So हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि scale is a technique through which we represent the ground measurement to the paper. ठीक है, ये scale को represent करते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग scale को? तो scale के लिखने के कई सारे तरीके हैं। अब मैं scale का representation दिखाता हूँ। सबसे पहला representation, first technique एक example के थ्रू है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर इस तरीके से लिखी जा रही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप इज रिप्रेजेंटिंग 10 मीटर टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ये मैप का डायमेंशन ग्राउंड के डायमेंशन से कैसे रिलेटेड है, ये लिखा गया है। लेकिन इसी को लिखने का अलग तरीका भी होता है। कई बार इसी को इस तरीके से मेंशन की जाती है, स्केल लिख दिया और इसको लिखा हो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर। ठीक है, इसी को लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, स्केल लिख करके ब्रैकेट में इट इज 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर, इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो हमने टेक्निक बताया, इसी का कुछ और भी टेक्निक है। ठीक है, इसी में ही स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो जब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज आरएफ की बात करते हैं। अब अगर मैं आरएफ की वैल्यू लिखूं कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो जब भी कभी आप किसी भी स्केल का आरएफ वैल्यू लिखना चाहते हो तो उसमें करते क्या है कि इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके रेशियो में लिखी जाती है। जैसे कि जो यहाँ पे स्केल लिखा है ना 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, मैं उसी चीज को यहां लिख रहा हूं। आई कैन राइट इट इज 1 सेंटीमीटर divided by, we are going to write everything in centimeter here. So the 10 meter can be written in terms of the centimeter as 10 into 100 centimeter. So finally it becomes 1 upon 1000. You can see 1 upon 1000. So ये basically आप देखो RF की वैल्यू कितनी बन गई, 1 upon 1000. So आप यहां से देखो लीनियर मेजरमेंट स्केल को हमने कई सारे तरीके बताए लिखने के, और उसी में एक आरएफ दिखाया जो कि इसका नेक्स्ट तरीका है लिखने का। और इसी को मतलब स्केल को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है आरएफ। और इसको एक और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने स्केल लिखा
और उसमें इस पर्टिकुलर को रेशियो में रिप्रेजेंट कर दो, इट इज 1:1000। तो आप ये समझिए कि जब मैं कभी स्केल लिखता हूं और उसके अंदर यूनिट्स नहीं लिखा गया हो तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये आरएफ है। जैसे यहां पे देखो यूनिट नहीं लिखा गया है, मैं पूछूं यूनिट क्या है, तो इसका यहां पे यूनिट लिखने का कोई कंसर्न नहीं है। आप ऐसे समझो कि अगर आरएफ लिखा है आपने तो 1/1000 लिखने का मतलब हुआ कि कोई भी 1 यूनिट टू द पेपर रिप्रेजेंटिंग 1000 यूनिट टू द ग्राउंड, which unit we are talking about is not defined. That completely depends upon you. That means what? You can now work in terms of the centimeter or you can work in terms of the inches. तो आप ऐसा लिखोगे कि 1 inch of the paper is equal to 1000 inch to the ground. Similarly, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 meter to the paper is equal to 1000 meter to the ground. तो यहां पे क्या है ना कि यूनिट आपकी चॉइस बन जाती है। इसमें अगर देखोगे तो देखो इसमें यूनिट्स के साथ लिखा गया जो 3 हमने दिखाया था, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे आरएफ लिखा उसी का 2 अलग अलग तरीका बताया, तो रेशियो में लिख लो या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें यूनिट नहीं लिखा है तो आरएफ जब भी बनाएंगे तो हम लोग इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे। तो ये जो स्केल है ना, दिस स्केल इज फॉर लीनियर मेजरमेंट, दिस इज फॉर लेंथ मेजरमेंट। ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? दिस इज स्केल फॉर लेंथ और डिस्टेंस। ये लेंथ के लिए है और डिस्टेंस के लिए है स्केल। सो नाउ जिस तरीके से आपने लेंथ का मेजरमेंट और डिस्टेंस का मेजरमेंट का स्केल सीखा, अब यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप यहां देखो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं लेंथ की मेजरमेंट की बात करूं तो आप यहां देखो लेंथ मेजरमेंट के लिए अगर मैं कभी ऐसा लिखूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मैंने डिटेलिंग भी बताया था कि ये कहां पे है। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर ऑन map and this is basically representing 10 meter to the ground। तो आप यहां पे देख सकते हो कि हर एक सेंटीमीटर मैप का ग्राउंड का 10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से लीनियर मेजरमेंट में स्केल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके कई सारे टेक्निक्स जो कि मैंने यहां पे आपको दिखा दिए हैं। इसी स्केल के बारे में एक चीज और समझो कि अभी तक आपने लेंथ टू लेंथ का रिप्रेजेंटेशन देखा, लेकिन आप एरिया का भी मेजरमेंट करते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर मुझे ग्राउंड पे एरिया मेजरमेंट करना हो तो मैं चेन सर्वे कर लूंगा, वहां से लेंथ मेजरमेंट करके फिर एरिया निकाल लूंगा। और अगर कभी पेपर पे मेजरमेंट करना हो तो एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसका नाम ही है प्लानीमीटर। सो प्लानीमीटर का यूज करके किसी मैप के ऊपर किसी भी प्लॉट का आप डायमेंशन मेजर करके उसका एरिया बता सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं किसी मैप में जिसमें स्केल ये वाली वैल्यू है, मान लो ये स्केल है, लेंथ का स्केल मालूम है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया की स्केल क्या होगी? मतलब कि एरिया ऑन पेपर इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मच एरिया टू द ग्राउंड। अगर ये करना चाहें तो करना कुछ नहीं है, लेंथ के स्केल से एरिया का स्केल बनाने के लिए हमें दोनों साइड में बस स्क्वायर लगा देने हैं। सो आई कैन राइट फॉर एरिया this I can write this is 1 centimeter square whole square is equal to 10 meter whole square, and this implies that it is 1 centimeter square is equal to 100 meter square। अब इसका मतलब क्या हुआ कि every 1 centimeter of the paper area, that means map area, representing 100 meter square to the ground। मतलब कि पेपर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो ग्राउंड 100 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे इस अभी तक जो भी हमने समझाया यहाँ से स्केल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी पे रिप्रेजेंट करते हुए एक क्वेश्चन अब मैं बोलता हूँ। मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि क्लास स्टार्ट करने से पहले 3-4 स्टफ मैंने बोला था अपने पास रखिएगा, कैलकुलेटर, नोट्स, रफ नोट एंड वर्कबुक, ठीक है। जरा वर्कबुक ओपन करना आप, ठीक है। और वर्कबुक में एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को सोच करके खुद ही सोचना आप कि इसमें क्या होना चाहिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 4। पेज 60, क्वेश्चन नंबर 4। अब बताओ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप पहले ये बता दो कि ये एरिया कहां पे है। 16 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, ऑन मैप
तो ये 1600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अगर किलोमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ तो ऑफ कोर्स वो मैप पे तो हो नहीं सकता, वो ग्राउंड पे है। तो ग्राउंड का एरिया मालूम है, ठीक है। एरिया इज शोन ऑन ए मैप बाय अ सिमिलर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले मैं यहीं पे लिखूं कि भाई एरिया स्केल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एरिया स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी बन गई, दिस इज 16 किलोमीटर स्क्वायर, which implies that I can write this is 1 centimeter is equal to 4 kilometer। आप जिस तरीके से आप याद करो, हमने क्या बताया था कि लेंथ वाले स्केल से अगर आप एरिया का स्केल बनाते तो क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। और जब एरिया स्केल मालूम है और उससे लेंथ का स्केल, ये देखो लेंथ का स्केल बनाएंगे कि कितनी हो जाएगी, हमने क्या किया, सिर्फ रूट लगा दिया है। रूट लगाने से ये लेंथ की स्केल बन गई। क्यों बनाएंगे लेंथ का स्केल, तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, उसमें देखो लिखा है, ठीक है, द RF ऑफ स्केल, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 40। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पे आप बताओ, एरिया मेजरमेंट का स्केल दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि RF ऑफ स्केल कितना होगा टू मेजर 40 किलोमीटर। एरिया के स्केल से लेंथ मेजर कर लोगे क्या, करेक्ट है ये, सोचिए आप खुद ही। एरिया का स्केल में बताऊंगा कि एवरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज शोइंग कितना था ये 16 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस स्केल का यूज करके लेंथ का मेजरमेंट कर पाएंगे आप, पॉसिबल नहीं है ना, वो तो एरिया का स्केल है, उससे एरिया ही मेजरमेंट होगी, लेंथ का स्केल से लेंथ का मेजरमेंट होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40 किलोमीटर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, स्केल का RF क्या है। तो आप बताइए कि उसके स्केल का RF अगर मैं जानना चाहूं, ठीक है, तो पहले मुझे लेंथ का RF निकालना पड़ेगा। तो ये रहा एरिया स्केल, और एरिया स्केल से हमने लेंथ का निकाला। सो दिस पर्टिकुलर जो मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस पर्टिकुलर स्केल इज फॉर लेंथ, स्केल फॉर लेंथ ऑफ 40 किलोमीटर। तो ये बेसिकली लेंथ, कितने भी लेंथ के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इसका RF अगर मैं पूछूं तो वो आप सोच सकते हो कि इसका RF क्या लिखेंगे। सो दिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, आप जानते हो वही टेक्निक लगाएंगे हम लोग, 4 किलोमीटर्स। सो दिस इज 4 किलोमीटर्स को पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगी 1000, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगी, यहीं पे मीटर में चेंज किया तो 1000, और अभी तक मीटर में है तो सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये 2 0 और लग गया। तो ये बेसिकली कितनी हो जाएगी 1/4 lakhs, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये है इसका RF, ठीक है। सो इसमें आंसर आपका निकल गया, दैट इज बी आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। इस तरीके से हम लोग स्केल के साथ वर्कआउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन पे। देखो, जैसे हमने स्केल आपको समझाया, अब स्केल में होती क्या है कि कभी भी जब स्केल की बात करते हैं तो मेजरमेंट के लिए एक चीज समझ लीजिए आप, कि जब आप मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करने के लिए हमें एक और भी चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार मेजरमेंट मैप पे इतने स्मॉल हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसका मेजरमेंट हम लोग नॉर्मल स्केल से कर नहीं पाते। जैसे मान लो आपने यूज किया होगा स्केल, जो होती है ना 15 सेंटीमीटर वाली जो प्लास्टिक की स्केल आती है, ठीक है, उस तरीके से 30 सेंटीमीटर की भी स्केल आती है, अलग अलग स्केल आते हैं आपके पास। अब क्या है कि उस स्केल का मेजरमेंट करोगे तो आप जानते हो कि स्केल के एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ इंचेस होते हैं। स्केल के एक तरफ सेंटीमीटर, एक तरफ इंचेस होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ विच यू कैन मेजर, अगर उसको यूज करके मैं पूछूं मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो आप जितना मेजरमेंट करना चाहो उतना कर सकते हो। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मिनिमम है उसका लिमिट है। तो आप अगर उसमें देखोगे मार्किंग किया हुआ तो उसमें डिवीजन मार्क्स किए हुए रहते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई व्हाट इज द मिनिमम लेंथ विच आई कैन मेजर, ठीक है, सो दैट मिनिमम लेंथ विच यू कैन मेजर इज नोन एज द लीस्ट काउंट। और वो जो सेंटीमीटर वाली स्केल होती है उसमें लिखा होता है 1, 0 से स्टार्ट होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, 3 एंड सो ऑन। इन बिटवीन द 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर देयर आर 10 डिविजन्स मार्क्ड। सो पहले सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में जो 10 डिवीजन की मार्किंग की गई है, अगर मैं पूछूं कि हर एक डिवीजन जितना मेजरमेंट कर पाता है वही उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, क्या आप उससे छोटी वैल्यू का मेजरमेंट कर पाएंगे? तो आंसर नहीं, ठीक है। आप जरा सोचो कि मैं पूछूं आपसे अभी कि सेंटीमीटर वाला जो स्केल है उससे छोटी से छोटी कितने लेंथ का मेजरमेंट कर पाएंगे आप? तो आप बोलोगे 1 mm।
कैन यू मेजर एनीथिंग एनी लेंथ विच हैज अ डायमेंशन इवन लेसर देन 1 mm? क्या 1 mm से भी छोटी लेंथ का मेजरमेंट कर पाएंगे आप? आंसर नो। ठीक है, सो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो और इसीलिए एक टेक्निक दी जाती है कि आपको मैप में इसकी जरूरत पड़ेगी। मैप में आप चाहते हो कि मेजरमेंट जितनी एक्यूरेट हो सके उतनी ज्यादा एक्यूरेट हमें करनी चाहिए। तो आप मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ाते हुए आप क्या करते हो कि आप 1 mm से मतलब लीस्ट काउंट से भी छोटी वैल्यू का मेजरमेंट करना चाहते हो आप। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेजर एनी लेंथ विच इज इवन लेसर देन द लीस्ट काउंट वी यूज अनदर स्केल विच इज नोन एज द वर्नियर स्केल। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है वर्नियर स्केल का, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि वर्नियर स्केल वो स्केल है जिसके थ्रू हम लोग 1 mm से भी छोटी लेंथ का मेजरमेंट कर पाते हैं। दैट इज नोन एज द वर्नियर स्केल। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको वर्नियर पे जिक्र करूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि पहले इन सबको वीडियो पॉज करके आप इन सबको लिख लेना जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, तो मैं एक बार पहले हाफ बोर्ड यहाँ तक दिखा देता हूँ, आप पहले इसको देखिए। ठीक है, और पॉज करके आप लिख लो। उसके बाद फिर यहां तक देख लो सेकंड पार्ट। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि वर्नियर स्केल क्या है। जिस तरीके से मैंने स्केल बताया था, अब स्केल का ही सेकंड पार्ट है यहाँ पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द वर्नियर स्केल। देखो वर्नियर स्केल के बारे में 2-3 चीजें बताता हूं। ठीक है, ये है क्या, सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेन स्केल यूज्ड to measure dimension which is even lesser than least count of main scale। देखो, वर्नियर स्केल is basically the secondary unit of main scale which is used to measure the dimension which is even lesser than the least count of main scale। अब मान लो कि मेन स्केल की लिस्ट काउंट 1 mm है, या फिर आप बोलोगे थियोडोलाइट में देख लो तो समथिंग मिनट्स है, तो आप उसको और भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके और भी छोटा लिस्ट काउंट को बना सकते हो। आप इसको बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना भी आप मेजरमेंट करते हो ना, उससे भी छोटी वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल को अगर मैं यूज करता हूं तो मेरी लीस्ट काउंट और भी ज्यादा फाइन हो जाएगी, और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी, ताकि बहुत ही छोटी वैल्यू का मेजरमेंट आप आसानी से कर सकें। ठीक है, अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि टाइप्स क्या है वर्नियर स्केल का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें लिखता हूं। सबसे पहला वर्नियर इज डायरेक्ट वर्नियर। देखते चले जाओ, डायरेक्ट वर्नियर। दूसरा है सेकंड रेट्रोग्रेडेड वर्नियर। तीसरा है एक्सटेंडेड वर्नियर। सो आप यहीं पे देखो, एक है डायरेक्ट वर्नियर, एक है रेट्रोग्रेड और एक है एक्सटेंडेड। तो आप अभी जो देखने जा रहे हो ना, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड और एक्सटेंडेड, वैसे जो मेजॉरिटी होती है ना, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है वो है डायरेक्ट, और कई सारे जगहों पे आपको रेट्रोग्रेड दिख जाएगा। तो इन्हीं दोनों का ज्यादातर यूज होता है। ये उसी में ही एक एडवांस फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। तो मैं एक एक करके इन सब को एक्सप्लेन करता चलता हूं, थोड़ा डिटेल में करेंगे। आप अभी ना कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो वर्नियर स्केल का, और वो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर किसी एक को बहुत डिटेल में समझ लो तो मैं
डायरेक्ट वर्नियर को बहुत ज्यादा डिटेल में कर दूंगा और उसके बेसिस पे बाकी सबको आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं एक को काफी डिटेल में लेके जाऊंगा। सो वन बाय वन विल सी व्हाट इज द हाउ दिस वर्नियर स्केल वर्क्स। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द डायरेक्ट वर्नियर। लेट्स स्टार्ट। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कंप्लीट कर लो, लिख लो इस चीज को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द डायरेक्ट। सो नाउ डायरेक्ट वर्नियर, देखो फर्स्ट वन, डायरेक्ट वर्नियर, इसकी प्रॉपर्टी समझना सबसे पहले है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इस वर्नियर की? दिस वर्नियर हैज डिवीजन slightly lesser than division of main scale. This vernier has division slightly lesser than division of main scale, ठीक है। इसका क्या मतलब है ये भी समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं कलर कोड यूज कर रहा हूँ तो वो समझ लेना आप। ब्लैक कलर से मेन स्केल ड्रॉ किया मैंने और ब्लू कलर से मैं वर्नियर स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मान लो ये है 0 मेन स्केल का और ये है पहला डिवीजन, ये है दूसरा डिवीजन और इस तरीके से कई सारे हैं आगे, ठीक है। सो इसमें है क्या, ये जो देख रहे हो ये डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, इसका नाम मैंने एस दे दिया। सो एस चूंकि ये मेन स्केल है, जो ब्लैक कलर से लिखा मैंने मेन स्केल है कुछ ऐसा, और ये एस को क्या कह सकते हैं हम लोग? दिस एस इज बेसिकली, ठीक है, ये है क्या, इट इज लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इट इज लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और वहीं पे यहां देखो, अगर मैं वर्नियर स्केल का इंडेक्स ड्रॉ करूं, ये ब्लू कलर से वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल है, एंड दिस आई कैन राइट दिस डिवीजन इज लिटिल स्मॉलर। ये देखो यहाँ पे स्मॉलर है, एंड दिस आई कैन राइट कि ये यहाँ से ये V है, ठीक है, ये वर्नियर स्केल का। और दिस आई कैन राइट दिस वन इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट नहीं बोलेंगे, दिस इज द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर, ठीक है। सो आप पहले इस चीज को समझो कि जैसे मैंने यहां पे दिखाया ना कि दिस वर्नियर हैज अ डिवीजन स्लाइटली लेसर दैन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मैंने यहां पे एक तरफ मेन स्केल दिखाया, दूसरी तरफ वर्नियर स्केल दिखाया है। मेन स्केल वाले साइड में एक डिवीजन की लेंथ एस है, जिसको मैंने बोला लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और इसी को हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। एस को ही हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी कह देंगे। जब वर्नियर स्केल पे बात आती है V, तो V है क्या, इट इज द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, लेकिन इसको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो अब यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या है, अभी एक ही पॉइंट लिखा है, लेकिन उसमें देखो ये जो लीस्ट काउंट क्या होती है ना, कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। लेकिन इस पे आगे बढ़ने से पहले इस चीज को वेरीफाई करो। क्या लिखा है मैंने? द वर्नियर हैज अ डिवीजन स्लाइटली लेसर देन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज बेसिकली V इज लेस देन S। अब यहाँ पे V क्या है और S क्या है, वो इस वाले डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। सो हमने एक पॉइंट लिखा कि वर्नियर में जो डिवीजन होती है, कौन सी वर्नियर? डायरेक्ट वाली वर्नियर में जो एक डिवीजन की लेंथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है मेन वाले से, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, अब उस डिफरेंस पे थोड़ा सा जिक्र और करेंगे, लेकिन आप बताओ यहाँ पे जो V लेस देन S है वो आपको यहाँ से इस डायग्राम से समझ में आ चुका है अभी। अब मैं एक चीज और लिखता हूं कि लीस्ट काउंट, मेन स्केल का लीस्ट काउंट तो S है, लेकिन वर्नियर स्केल जो हम लोगों ने इसके साथ अटैच करके एक कंबाइंड अरेंजमेंट बनाया है, मेजरमेंट करने के लिए इन दोनों स्केल का एक कंबाइंड अरेंजमेंट है, जिसमें मेन स्केल भी है
वर्नियर भी है, इन दोनों का कंबाइंड अरेंजमेंट में एक अलग सी लीस्ट काउंट बन के आएगी, ठीक है, जो कि हमारी कहलाएगी लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। और वो होती कितनी है, वो v को बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस को, ठीक है। अब वो डिफरेंस कितनी आएगी, कैसे, तो यहां पे देखो आई कैन राइट यहीं पे, ठीक है, नाउ द लीस्ट काउंट। अब ये लिस्ट काउंट अभी जो लिखा ना, ये लिस्ट काउंट किसका है, ये लिस्ट काउंट है वर्नियर को अटैच करने के बाद अब जो लिस्ट काउंट बन के आ रही है, दैट लिस्ट काउंट इज इक्वल टू दिस आई कैन राइट, मैंने क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब s माइनस वी लिखेंगे इसको, सो दिस इज s माइनस वी, ठीक है। और ये वाली पॉइंट यहां पे आ गई, सो दिस आई गेस इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जैसे हमने बोला ना कि दिस वर्नियर हैज अ डिवीजन स्लाइटली लेसर देन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, समझना, दिस वर्नियर is calibrated in the same direction of main scale. This vernier is calibrated in the same direction of main scale, ठीक है। और एक और पॉइंट है, ठीक है, this vernier, या फिर इसी को ऐसा लिख लो कि n-1 डिवीजन, n-1 division of main scale is distributed into n division of वर्नियर स्केल, ठीक है। सो आप देखो ये जो पॉइंट हमने लिखा ना यहाँ पे कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो इस वाले पॉइंट को मैं अलग से अभी डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले आप इसको यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आओगे, तो आप इस चीज को अपने नोट में लिख लीजिए। डायरेक्ट वर्नियर के मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हैं, आप इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा ना कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वो मैं अभी थोड़ा सा उसको और डिटेल करता हूं so that you can understand easily. देखो this I can write, अब अगर कैलिब्रेशन देखें तो मैंने आपको बताया था n-1 डिवीजन, तो फिर से मैं एक कलर कोडिंग यूज कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं ब्लैक कलर से मेन स्केल, ये है मेन स्केल जो मैंने यहां पे दिखाया, ये है मेन स्केल और साथ में यहां पे एक वर्नियर स्केल, ठीक है, कुछ ऐसा। सो जो ब्लू कलर से बनी है वो वर्नियर स्केल है, ध्यान रखना। अब मैं यहां पे मार्क करता हूं, सो दिस वन इज 0, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन एंड फिफ्थ डिवीजन वी हैव, ठीक है। अभी तक 1 सेंटीमीटर नहीं हुआ है। सिक्स्थ डिवीजन, सेवेंथ डिवीजन, एट्थ डिवीजन, नाइन्थ डिवीजन एंड दिस इज 1 हियर। या फिर ऐसा कर सकते हो ना, बीच से कहीं से भी कट कर लो, 0 से 1 ही नहीं, कहीं से भी ले सकते हो। तो मैं इसको यहां से मानता, मान लो कि ये 4th सेंटीमीटर है और मैंने इसको यहां से भी कट कर रखा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये वर्नियर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब बस इतना देखो कि ये 4 से स्टार्ट हुआ और ये 5 तक आया, तो इसका मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर है, 4 to 5 इज 1 सेंटीमीटर, उसके बीच में ये 10 डिवीजन मार्क्ड है। आई कैन राइट इट इज मेन स्केल, ये रहा मेन स्केल। साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो लेंथ यहां से यहां तक आ रही है, ये हमारी एक्चुअली S है, और S का मतलब मैं समझा चुका हूं, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बोलोगे, और लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल भी कहोगे आप इसको। सो नाउ अनदर पार्ट यहीं से कि अब यहां पे मैं बोलूं कि भाई वर्नियर स्केल को स्टार्ट करता हूं, तो ये जो ब्लू कलर से है, ये वर्नियर स्केल मैंने यहां पे मार्क किया है 0, जहां पे 4 है, मैंने यहां पे 0 मार्क किया, ये 0।
तो यहाँ पे v जो है ना वो s से थोड़ी सी कम है, अभी भी बताया था मैंने आपको, तो वो आपको यहां से यहां तक v नजर आया। अब मैं बोलूं कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप बोलोगे लीस्ट काउंट का कितना, s माइनस वी। अब आप मुझे ये बता दो, ये पहला वाला लीस्ट काउंट का डिफरेंस क्रिएट करता है, तो ये v के डिफरेंस पे एक और लाइन मैंने प्लॉट किया और ये s के डिफरेंस पे एक और लाइन प्लॉट हुआ, तो ये बताओ कि दूसरा वाला, ये जो दूसरा है और ये जो दूसरा है, वो कितने का डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, उसी तरीके से ये जो यहाँ पे है ये 3 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये जो है ये 4 इंटू लीस्ट काउंट, ये जो है ये 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये जो है ये 6 इंटू लीस्ट काउंट, ये जो है ये 7 इंटू लीस्ट काउंट, ये जो है 8 इंटू लीस्ट काउंट, ये जो है 9 इंटू लीस्ट काउंट, और ये जो है ये 10। सो दिस इज 9 एंड दिस इज 10 वी हैव। सो आप अभी यहां पे देखो तो मैं मार्किंग दिखाता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th डिवीजन है। लेकिन उसी को अगर यहां पे मेन की तरफ काउंट करो तो ये पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। अब मैं बोलूं आपसे कि कितना डिवीजन किसके साथ मैच करता है, तो ब्लू कलर से वर्नियर वाली थी ना। ठीक है, अब देखो इससे पहले वाले में जो आपने भी नोट में लिखा है कि भाई दोनों स्केल मेन और वर्नियर दोनों एक ही डायरेक्शन में कैलिब्रेट होते हैं, तो हो तो रहा है एक डायरेक्शन में कैलिब्रेट, देख लो डायरेक्शन में, बोथ आर कैलिब्रेटेड इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट ये देखो कि आपने लिखा था n-1 और n, याद करो आपने ये लिखा था कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब इस बात को यहां से सेटिस्फाई करो और आप बताओ how many divisions we have on main scale and it is divided into how many divisions। तो आपको ये दिखाई देगा कि सब मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीजन है मेन स्केल का। तो मेन स्केल का 9 डिवीजन कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आप बोलोगे 10 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मेन स्केल का 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो 9 डिवीजन ऑफ मेन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर। ठीक है, सो मैं उसी चीज को ऐसा लिखता हूं, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन, ठीक है, ऑफ वर्नियर स्केल। अब इसी को मैं 9 और 10 में ना बात करूं, n के टर्म्स में बात करूं, सो आई हैव टेकन n डिवीजन ओवर वर्नियर। अगर मैं ये बोलूं कि वर्नियर पे n डिवीजन है तो बताओ मेन पे कितना बना, n-1। तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, लिख सकते हैं इसी को। ठीक है, आप देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि भाई 9-10 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसी बात को वहां पे लिख रहे हैं हम लोग n के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और इसको यहां से रिलेट करते हुए मैं पूछूं कि एक डिवीजन मेन स्केल का कितना लिखा, तो यहां देख लो डायग्राम में कि मेन स्केल का एक डिवीजन s है, तो इसका 9 डिवीजन कितना हो गया, तो आप बोलोगे 9 इंटू s, यही बोलोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू s। ठीक है, और ये है 10 डिवीजन वर्नियर पे, तो 10 इंटू v। अब इसी बात को यहां पे अगर न्यूमेरिकली लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो जरा, n-1 इंटू s, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इंटू s इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल v। तो आप यहां पे बताओ कि v की वैल्यू कितना लिखूं मैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हो, n-1 डिवाइडेड बाई n, n-1 डिवाइड बाई n इज v। ठीक है, और जब ये मालूम चल चुका है तो मैं आपसे पूछूं कि अभी अभी आपने लीस्ट काउंट का रिलेशन पढ़ा था, दैट वाज s माइनस v, याद होगा आपको, s माइनस v। तो मैं एक काम करता हूं कि s को s रहने दो जो कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है, s को s रहने दो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, माइनस v ये कितनी हो जाएगी, n-1 अपॉन n, तो इनटू ये हो जाएगी दिस इनटू s भी तो है, v इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू s हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट इनटू s। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगी Sn
माइनस एस एन प्लस एस डिवाइडेड बाई एन। सो ये एस एन कैंसल्ड आउट और ये बच गया क्या, एस बाई एन। What I can write is this least count is equal to s by n। ठीक है, अब एक बार जरा इसको देखो और बताओ लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, s by n। अब इसके अंदर सोचो कि किस किस चीजों पे डिपेंडेंसी आई है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई लीस्ट काउंट इज इक्वल टू s by n में s क्या है, तो आप बोलोगे s इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल और n is the number of division over वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में टोटल कितने डिवीजन हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग लीस्ट काउंट वर्कआउट करते हैं। तो ये लीस्ट काउंट आया किसका, डायरेक्ट वर्नियर का, ठीक है। तो ये हमने एक का डिटेलिंग किया। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। आप इसको पॉज करके इस डायग्राम को बना लीजिए और जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं आधा करके दोनों दिखाता हूँ, पहले इसको दिखा दूँ फिर उसके बाद उसको। So now we'll start another one। ये था डायरेक्ट वर्नियर। अब चलते हैं इसी के दूसरे टाइप पे जो था रेट्रोग्रेड वर्नियर। सो मैं इसी का दूसरा टाइप पे चलता हूँ, रेट्रोग्रेड पे। सो विल सी रेट्रोग्रेड में क्या है ना, ठीक है। अब जैसा पॉइंट आपने डायरेक्ट में लिखा है बिल्कुल वैसा ही रेट्रोग्रेड में भी है, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ। सो वो वाली बात अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। Second type of vernier is retrograde vernier। Retrograde vernier। So इस retrograde vernier का सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, calibrated in opposite direction। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मेन स्केल होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस वर्नियर को कैलिब्रेट किया गया है। दूसरा, इसमें जो V है वर्नियर स्केल की लेंथ दैट इज ग्रेटर देन S। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आएगा V ग्रेटर है S से, तो लीस्ट काउंट तो डिफरेंस को बोल रहे हो ना आप, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा V माइनस S, ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट है इसी में ही, जब ये हो गया तो तीसरा पॉइंट है रेट्रोग्रेड वर्नियर के बाद, इस पॉइंट के बाद, कि भाई कितना डिवीजन किसके साथ मैच करता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको बताया था मेन वाले डायरेक्ट वर्नियर का बिल्कुल वैसा ही है रेट्रोग्रेड वर्नियर का। थोड़ा सा बस ये चीज है कि ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने की वजह से लीस्ट काउंट का अरेंजमेंट चेंज हो गया कि V माइनस S को बोलेंगे, और n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। तो ये यहां से अगर मैं रिलेट करूं तो यहां से फिर से हम लोग लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन कर पाएंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। सो व्हाट आई कैन राइट इज, देखो आप यहाँ पे, दिस आई कैन राइट द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, कितना लिखोगे, V माइनस S। V की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे V की वैल्यू हो जाएगी, यहीं पे रहने दो, और इस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे V की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आई कैन राइट, जरा बताना इसमें इसको इक्वेट करके, n+1 into S is equal to n into V, so V is equal to n+1 divided by n into S आ गई, ठीक है। so ये n+1 divided by n into S हो गई, तो यहां से I can write the least count is equal to, ये हो जाएगी V minus S रेट्रोग्रेड के लिए, और V minus S कहने का मतलब दिस इज n+1 divided by n into S minus S which is equal to, ये n रहने दो, ये हो जाएगा Sn plus S minus Sn। सो ये यहां से Sn कैंसल्ड आउट, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी S by n। सो आई कैन राइट फाइनली द लीस्ट काउंट कम्स आउट एज S by n। आप बताओ ये वही आ गया है जो हम लोगों ने पहले देखा था।
मतलब अगर फॉर्मूला वाइज देखोगे ना तो आप देखो फॉर्मूला इसका सेम ही आ रहा है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एस बाई एन। अब यहां पे भी एस क्या है, इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल और एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन, इट इज द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, क्या है कि जब इस वाले वर्नियर को आप यूज करोगे ना फील्ड में, तो आप जब इसको यूज करेंगे तो इसमें क्या डायरेक्शन आपको उल्टा यूज करना पड़ेगा, मतलब मेन स्केल एक तरफ, वर्नियर स्केल एक तरफ। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो होती है वर्नियर की वो यही दोनों यूज होते हैं, पहला डायरेक्ट वर्नियर एंड दूसरा रेट्रोग्रेड। ये दोनों मैंने आपको समझा दिया अभी, इस तरीके से ये यूज होता है। लेकिन इसका एक और भी है जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं। तीसरा देखेंगे वर्नियर का थर्ड वन, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड। आई होप कि आपने इसको पॉज करके लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो अभी बैक जा करके आप उसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड वर्नियर। देखो ऐसा ना कि एक्सटेंडेड वर्नियर की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हमने आपको ये वाला वर्नियर बताया उसी तरीके से एक्सटेंडेड भी है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है, यहां देखो कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें अभी तक क्या था ना कि आप समझना, डायरेक्ट वर्नियर में V which is the length of one division of vernier is slightly smaller than the length of one division of main scale। मतलब V की वैल्यू जो S से बहुत ही छोटी थी, ठीक है, मतलब कि जो डिफरेंस था ना वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इसीलिए हमने टर्म यूज किया था स्लाइटली स्मॉलर। सिमिलरली जब रेट्रोग्रेड यूज करते हैं तो V की वैल्यू S से स्लाइटली ग्रेटर होती है, तो हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ वर्नियर, वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन रेट्रोग्रेड। एक्सटेंडेड क्या है ये नाम से क्लियर होता है, और इसमें क्या है कि इसमें जो डिफरेंस आएगा ना वो काफी ज्यादा क्रिएट होता है डिफरेंस। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा कि यहां पे 2n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, अब समझना 2n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यही इसकी प्रॉपर्टी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला कि सेम डायरेक्शन में कैलिब्रेट हुआ, और आई कैन राइट 2n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। ठीक है, सो आप देखो 2n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं आपस में तो कितना डिवीजन किसका कैसे मैच कर रहा है, इस बात को यहीं पे समझ लो आप कि भाई अगर मैं n मान लो कि वर्नियर पे 60 डिवीजन मान लीजिए, 60 है वर्नियर पे, तो आप देखो ये कितना हो रहा है 60 इंटू 2 120 माइनस 1 इज 119 डिवीजन। मतलब इसमें एक का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। आप याद करो जो अभी पढ़ा था आपने 9-10 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था किसमें, डायरेक्ट वर्नियर में। अगर मैं बोलूंगा 60 to 60 59 का डिवीजन होगा, 100 बोलूंगा तो 199 का डिवीजन डिफरेंस के मतलब एक का डिफरेंस क्रिएट होता, सिर्फ ये n माइनस 1 का डिफरेंस क्रिएट होता था। लेकिन ये क्या है 2n माइनस 1। सो द V एंड S में जो डिफरेंस आएगा ना वो ह्यूज डिफरेंस है, वो स्लाइटली स्मॉलर और स्लाइटली ग्रेटर बिल्कुल नहीं है। आप याद करो मैंने यही तो बताया था आपको अभी कि भाई जब हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं ना तो स्लाइटली स्मॉलर, रेट्रोग्रेड में स्लाइटली ग्रेटर, लेकिन जो अभी बात कर रहे हो ये है एक्सटेंडेड और इसमें स्लाइटली का कोई जिक्र नहीं है, इसमें ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसीलिए यहां पे 2n माइनस 1 डिवीजन इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, और इस केस में भी जो लीस्ट काउंट आती है दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, लीस्ट काउंट यहां भी s बाई n ही होती है। ठीक है, सो दिस इज s बाई n, यू कैन सी। सो आप याद करो कि जितने भी वर्नियर मैंने आपको पढ़ाए इन सब में लीस्ट काउंट की वैल्यू s बाई n है, बस n का टेक्निक अलग अलग था, मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग था। ठीक है, एक में सेम डायरेक्शन, एक में अपोजिट और इसमें भी सेम डायरेक्शन। ठीक है,
और इसमें कितना डिवीजन कितने से मैच करता है ये आप देख पा रहे हो अभी, ठीक है। फॉर्मूला तीनों का सेम आ गया S/N। अब एक काम करते हैं, एक और भी है यहीं पे, हालांकि मैंने 3 आपको बताया था कि 3 होती है, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड और एक्सटेंडेड। ये तीनों खत्म हो चुका है अभी, लेकिन एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा। वर्नियर वाले टेक्निक में ना एक और भी टर्म यूज होता है, उसका नाम है डबल वर्नियर। डबल वर्नियर का मतलब क्या है? वैसे तो नाम से भी क्लियर होता है। डबल वर्नियर का मतलब ये समझिए, ये अलग से है, मतलब इसका पार्ट मत समझ लेना इसको, ये अलग से है। डबल वर्नियर का मतलब है कि दो वर्नियर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दो। ओरिजिन जो हमारी इंडेक्स होगी ना 0 पॉइंट, उसके रेस्पेक्ट में एक डायरेक्शन में भी मेजरमेंट, दूसरे डायरेक्शन में भी मेजरमेंट। तो दो वर्नियर को, जैसे मान लो कि डायरेक्ट आप यूज कर रहे हो, तो डायरेक्ट का ही 2 यूज कर लो साथ में 0 कॉमन रख के, तो वो दोनों डायरेक्शन में कैलिब्रेट हो जाएगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आगे और पीछे दोनों साइड। तो वो अगर कोई भी वर्नियर, इफ इट इज कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स लाइन, then the vernier is known as the double vernier. You can make a double vernier of direct type, you can make a double vernier of retrograde and of any of your choice. आपकी मर्जी है जो आप बनाना चाहो, लेकिन इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि डबल उसको कहेंगे जिसमें इंडेक्स को 0 पे रख करके, ठीक है, 2 अलग अलग वर्नियर को कनेक्ट किया गया हो। अब इसके कुछ पॉइंट्स मेंशन करता हूं मैं, ये अलग से नोट में लिख लेना है, ठीक है। डबल वर्नियर के लिए सबसे पहले मेजरमेंट possible in both direction, measurement possible in both direction. So double vernier में मेजरमेंट दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका ये है, to use double vernier, main scale must be calibrated in both direction। ठीक है, यहां पे क्या है, इंडेक्स एट सेंटर, ठीक है, 2 वर्नियर connected end to end with index at center। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स बताए। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आपने थियोडोलाइट यूज किया है तो आपने एक चीज देखा होगा थियोडोलाइट में कि एक मेन स्केल होती है जिस पे लिखा होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ये जो मेजरमेंट है 10, 20, 30, 40, उसी पे आप देखना कि ये भी लिखा होता है दूसरे डायरेक्शन में भी। तो जहाँ पे 30 लिखा होगा ना, वहाँ पे 330 भी लिखा होगा, जहाँ पे 20 लिखा होगा वहाँ पे 340 भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये मेन स्केल को दोनों डायरेक्शन में कैलिब्रेट किया हुआ है। साथ साथ वर्नियर में आप ये देखोगे कि 0 पॉइंट मिडल में आ रही है, और 0 के लेफ्ट में भी वर्नियर बना हुआ है और 0 के राइट में भी वर्नियर बना हुआ है। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि जब आप थियोडोलाइट यूज करेंगे तो उसको क्लॉकवाइज टर्न करो या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो, आप मेजरमेंट दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब इसका यहां पे एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। जैसे मान लो कि ये है मेन स्केल, ठीक है। सो इस मेन स्केल पे आई कैन राइट इट इज 0 डिग्री, यहीं पे 360 डिग्री भी है। आगे देखो फिर से, ये है 10 डिग्री, यहीं पे 350 डिग्री भी है। फिर यहाँ है 20 डिग्री, यहाँ पे 340 डिग्री भी है। और you can see it is like this। तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि भाई यहां पे अभी तक जो मैंने दिखाया, आप देखो कि ये जो 340, 350 एंड 360 जो दिखाया, उसका कैलिब्रेशन का डायरेक्शन देखना, क्या निकला, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो देख रहे हो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लुक एट दिस, ये दिखाई दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। साथ में तो आपको यह समझ में आना कि मेन स्केल का कैलिब्रेशन दोनों डायरेक्शन में है। अब वर्नियर दिखाता हूं
कि जो वर्नियर होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इसके अंदर ये है वर्नियर और ये है इसका सेंटर पॉइंट इंडेक्स, और इंडेक्स से आप देखो इस डायरेक्शन में भी कैलिब्रेटेड है और इस डायरेक्शन में भी कैलिब्रेटेड है, लाइक दिस। सो जीरो के रेस्पेक्ट में इट इज कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन। सो नाउ you have a freedom that you can take a measurement by turning the telescope in clockwise direction or in anti-clockwise direction। जब clockwise turn करेंगे तो clockwise वाला वर्नियर और clockwise वाला मेन स्केल देखेंगे। अगर ये डायरेक्ट वर्नियर का डबल टाइप है तो ठीक है, तो क्लॉकवाइज टर्न किया और ये क्लॉकवाइज वर्नियर क्लॉकवाइज मेन देखा। एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया तो एंटी क्लॉकवाइज का मेन और एंटी क्लॉकवाइज का ही वर्नियर। तो आप देखो यहां पे आपको समझ में आएगा कि दो वर्नियर का कॉम्बिनेशन विद सेंटर पॉइंट 0, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल। ये डबल जो थियोडोलाइट में यूज करते हैं ना वो डायरेक्ट का डबल टाइप होता है, ठीक है। सो ये हमने बताया आपको डायरेक्ट, ये हम डबल वर्नियर समझा दिया, तो इसके थ्रू आपको डबल समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब समझाता हूं आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। सो वर्कबुक ओपन करो पहले, ठीक है। आप पॉज करके लिख लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। सो रीड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक ट्रांजिट की बात करता है, तो पहले आप ये जान लो कि ट्रांजिट इज द प्रोसेस इन थियोडोलाइट। सो क्वेश्चन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ थियोडोलाइट लीस्ट काउंट इन विच यू हैव अ मेन प्लेट। Main plate is that in which you have a main scale given. Similarly, you have a vernier also, which is direct type of vernier. कैसे मालूम चला डायरेक्ट? तो आप इसमें देखो, इसमें ये तो नहीं बताया कि वर्नियर का टाइप क्या है, लेकिन ये जरूर बताया है कि कितना डिवीजन कितने से मैच करता है। तो आप खुद देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है मेन प्लेट ऑफ ट्रांजिट हैज अ डिवीजन 1080 नंबर्स में। मेन प्लेट ऑफ ट्रांजिट कहने का मतलब कि ट्रांजिट कहने का मतलब आप यहाँ पे थियोडोलाइट समझिए, और इसमें मेन प्लेट इज दैट व्हिच इज कैरिंग द मेन स्केल and that main scale has a total number of division as 1080। so main plate पे अगर 1080 number of division है, using that you can easily calculate what is the value of the least count of main scale। मतलब value of s निकाल सकते हो उससे आप। भाई एक प्लेट पे जो राउंड होती है टोटल, तो 360 डिग्री हुआ ना, उस पे 360 डिग्री हो गया, तो 360 डिग्री में 1080 डिवीजन है, तो आपको ये मालूम चल गया कि s की वैल्यू क्या है। Once you get the value of s, अभी s मिल चुका है, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए चाहिए क्या, आपको सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। और n का हिंट आप देखो, वर्नियर के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, ठीक है। 60 divisions of the vernier coincides exactly 59 number of the main scale। Hold on for a moment and tell me how many number of division we have on the vernier scale। भाई वर्नियर पे आप काउंट करते थे ना, n क्या था, what is n? Total number of division over the vernier scale, how much it is? 60। और मेन पे 59। मेन पे जो लिखा हुआ है ना, वो अपने काम की चीज है नहीं, लेकिन जो दिया हुआ उससे ये आइडिया लगा कि ये एक डायरेक्ट टाइप वर्नियर है, ठीक है। सो अब मैं यहां पे सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल निकालूंगा। सो आई कैन राइट दिस एस इज इक्वल टू, मेन स्केल में कितना टोटल एंगल बनेगा, उस मेन सर्कल पे जो प्लेट होती है टोटल एंगल कितना बना, 360 डिग्री। सो दिस इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितने डिविजन्स पर डिवाइड करोगे उसको आप, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 1080, ठीक है, इतने नंबर्स ऑफ डिवीजन में डिवाइड कर दिया, इतना डिग्री आ गया। अब ये जितना भी आया है ना, ठीक है, अब उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको सेकंड में, ये इतना डिग्री है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 360 1080 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट हो गया एंड 60 फाइनली सेकंड्स हो गया, तो इतना सेकंड्स है ना। सो दिस वैल्यू, सो मैं पूछूं कितनी आ रही वैल्यू, सो वी कैन इजीली गेट हाउ मच इज दिस, निकाल लो भाई कितनी आ रही है। सो
इसकी वैल्यू आ जाएगी 360 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 1080 हाउ मच इट इज 1200 सेकेंड्स 1200 सेकेंड्स। अब s मिल चुका है, तो यूजिंग दिस इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लीस्ट काउंट वी हैव, दिस लीस्ट काउंट इज s अपॉन n और s की वैल्यू 1200 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय, अब बताओ n की वैल्यू क्या दी हुई है। तो पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए ना कि n है क्या, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर, और वो 60 दिया हुआ 60 है, so I can write this as 60, so you are basically getting 20 seconds of the least count is the answer, so basically you are getting answer as D, so आपको D आंसर मिल गया 20 सेकेंड्स। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैसे भी आपको याद रखना चाहिए थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट 20 सेकेंड्स ही होती है, ठीक है। चलो ये यहाँ पे क्लोज हुआ, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक, ठीक है। इस स्केल वाले कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक और टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जिसका नाम है श्रंक स्केल और एक्सटेंडेड स्केल। ये श्रंक स्केल और एक्सटेंडेड स्केल का क्या कंसर्न है यहाँ पे कि जब भी आप ऐसे समझो कि आपने एक सर्वे किया, याद है ना कल 2 डायरेक्शंस बताए थे हमने आपको। पहले डायरेक्शंस में क्या था कि आपने प्रीवियस से मतलब ऐसे समझो कि ग्राउंड पे सर्वे किया, न्यूमेरिकली लिखा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो आपने ग्राउंड पे सर्वे किया, न्यूमेरिकली उसको आपने मेजरमेंट बुक में लिखा और उसी डेटा को आपने फाइनली ग्राफिकली प्लॉट कर दिया किसी स्केल पे। प्लॉटिंग करने के बाद कहाँ प्लॉट किया? पेपर पे। पेपर की एक अल्फा वैल्यू भी तो होती है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एनवायरमेंट में टेम्परेचर का चेंजेस हुआ, पेपर में उसकी अल्फा वैल्यू है और एनवायरमेंट के टेम्परेचर चेंज की वजह से अल्फा जो पेपर की है दैट विल अफेक्ट द साइज ऑफ द पेपर। तो आपने मान लो शुरुआत में प्लॉट किया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर पे। आपने जो प्लॉट किया था तो आपकी प्लॉटिंग हुई थी एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप was representing 100 meter to the ground. Later on what happens, the paper size itself has reduced or may increased. Due to change in the environmental temperature, there is a change in the paper size which will affect your scale for which you have plotted. So क्या है कि आपने जो प्लॉट किया later on paper size change हो जाने की वजह से वो चेंज हो चुका है स्केल। अब वो स्केल सेम नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो स्केल ही बदल गया। तो उस केस में अगर आपने प्लानीमीटर यूज कर लिया, मान लो कि आपने प्लानीमीटर यूज किया, आपको सिचुएशन बताता हूं। आपने सर्वे किया, एक कोई खेत है या फिर कोई एक प्लॉट है, आपने उसका साइज मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद फील्ड बुक में लिखा, उसको लिख करके आपने रिप्रेजेंट किया किसी पेपर पे, ग्राफिकली मैप प्लॉट किया, स्केल आपने डिसाइड किया था आपके दिमाग में कि स्केल क्या है, और उसके बाद 2 साल तक छोड़ दिया आपने। मान लीजिए कि मैप में श्रिंकेज आ गई है, छोटी हो गई या फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो वो जो चेंज आया मैप साइज में, अब आपने क्या किया, प्लानीमीटर का यूज करके एक प्लॉट का मेजरमेंट लिया आपने, और उसके बाद जो मेजरमेंट लिया है ना वो इरोनियस मेजरमेंट हो गया, क्योंकि अब पेपर साइज चेंज हो गया तो स्केल भी चेंज हो गया है। तो एरिया जो आपने मेजरमेंट किया है ना, वो एरिया के हिसाब से ग्राउंड का एरिया आपको करेक्टली नहीं मिल पाएगा। कैसे करेक्ट करें सिचुएशन को? यहीं पे एक टेक्निक आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रंक एंड एक्सटेंडेड स्केल। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूं कि कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। लेट्स स्टार्ट the another topic which is the shrunk or extended scale. So है क्या ये? देखो, shrunk और extended scale, श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। यू हैव डन अ सर्वे ऑन द ग्राउंड, यू हैव रिपोर्टेड द डेटा न्यूमेरिकली एंड लेटर ऑन यू हैव प्लॉटेड अ मैप व्हिच इज ओरिजिनल मैप। ये रहा ओरिजिनल मैप, और उस ओरिजिनल मैप में आपने एक स्केल लिया था। स्केल था एवरी 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग
100 मीटर टू द ग्राउंड। ऑफ कोर्स इसका मतलब आपको अब मालूम है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप का है वो ग्राउंड का 100 मीटर शो कर रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपने इस तरीके से प्लॉट कर लिया। तो अभी आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या है। मान लो अगर इस वाले मैप पे ओरिजिनली, अभी मैंने श्रंक और एक्सटेंड की बात अभी तक नहीं की है, मैं ओरिजिनल मैप के बारे में पूछता हूं कि मान लो कि हमने एक लाइन का मेजरमेंट किया जो कि स्मॉल ए बी लाइन है। अब यहां पे ना एक टेक्निक भी याद रखना कि मैं जो यूज कर रहा हूं नोटेशंस, स्मॉल लेटर का मतलब मैप समझना इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। सिर्फ इसी टॉपिक में समझिएगा कि अगर स्मॉल लेटर से लिखूं तो समझ लेना कि वो मैप के ऊपर का डायमेंशन है, और इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर लिखूं तो समझ लेना ग्राउंड वाला डायमेंशन है। सो मान लो कि AB का लेंथ हमने मेजर किया 3.27 सेंटीमीटर। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं व्हाट इज द लेंथ AB वी हैव, ये AB की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओ। ये स्मॉल AB इज बेसिकली द मेजरमेंट टेकन टू द मैप एज 3.27 सेंटीमीटर। द कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल AB टू द ग्राउंड, ग्राउंड वाला जो कैपिटल AB होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे मैप तो ओरिजिनल ही है ना, तो इस केस में स्केल मालूम है। व्हाट आई कैन राइट, इट इज 3.27 into 100 which is equal to 327 मीटर वी हैव। ये 327 मीटर है, आप देख सकते हो 327 मीटर एज लेंथ AB। अब मैं यहां पे बोलूं कि जैसे स्मॉल AB से कैपिटल AB आपने समझा 327 मीटर है, अभी तक आपको ये बहुत आसान कैलकुलेशन समझ में आया। लेकिन अब मैं एक छोटा सा इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं। अब देयर इज एनवायरमेंटल चेंज और ड्यू टू एनी फैक्टर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू एनी फैक्टर द मैप साइज हैज चेंज्ड, ठीक है। अब ये जो मैप साइज चेंज हुआ है ना, आई एम गोइंग टू टेक अ केस एग्जांपल समझाने के लिए। सपोज देयर इज अ मैप साइज श्रिंकेज प्रॉब्लम। सो नाउ देयर इज अ श्रिंकेज प्रॉब्लम एंड मैप हैज श्रंक। सो ये मैप यहां से श्रिंक कर गई है, कुछ ऐसे, ये मैप श्रिंक कर गई। तो पहले कुछ ऐसी मैप थी, श्रिंक कर गई। श्रिंक करने के बाद जो लिखा हुआ रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना, लिखा हुआ थोड़ा ना बदलेगा, ठीक है। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। लेकिन मैप साइज में अब ये स्केल नहीं आप जानते हो, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, ये क्या है, अगर मैप साइज कम हो गई ना तो इस मैप को हम लोग श्रंक मैप कहेंगे, ठीक है। अगर एक्सटेंड हो जाती तो मैं इसको एक्सटेंडेड मैप कहता, ठीक है। अब ये जो श्रिंकेज हुई है उसमें स्केल लिखा हुआ है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहीं पे मैं बोलूं कि एक कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज CD, ये है C, ये है D और ये है 4.28 सेंटीमीटर। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द CD लेंथ, आई होप कि आपको नोटेशंस मालूम होगा। अभी मैंने क्या बोला था कि स्मॉल लेटर से क्या है, मैप के ऊपर का डायमेंशन है, और कैपिटल लेटर से क्या है, ग्राउंड के ऊपर का डायमेंशन है। तो ग्राउंड के ऊपर का डायमेंशन जो कैपिटल CD है, इसको मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा, 4.28 multiplied with 100 and that is going to be 428 meter. Is this correct or not? So since the map size has a shrinkage problem, जो स्केल पहले थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, वो स्केल श्रिंक होने के बाद अब नहीं होगी। तो अगर आपने श्रिंकेज वाले मैप में जो मेजरमेंट लिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपने लेंथ कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेट करना गलत है। मतलब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग कैलकुलेशन बिकॉज देयर इज अ श्रिंकेज प्रॉब्लम। सिंस देयर इज अ श्रिंकेज इन द मैप साइज, द स्केल ऑफ मैप आफ्टर द श्रिंकेज विल बी डिफरेंट, विल नॉट बी सेम। अब इस सिचुएशन में इसकी एक्चुअल लेंथ ग्राउंड पे क्या होगी, अब ये जानना चाहो तो अब यहीं पे रुकता हूं। पहले तो ये बताओ, यहीं पे आप सोचिए, बताइए क्या आपको ये वाला आइडिया क्लियर हुआ कि यहां पे ये वाला कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन श्रिंकेज या फिर एक्सटेंड होने के बाद ये कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैप साइज अगर बदल गई तो स्केल भी बदल चुका है आपका, और अगर स्केल ही बदल गया है तो आप मेजरमेंट इस तरीके से बिल्कुल नहीं, मतलब कि कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? What is extra you're going to do here is only you will have to find what is the scale of the map after shrinkage. मैप का साइज चेंज होने के बाद अब नई स्केल क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझाने के लिए जैसे मैंने ये बताया, ठीक है, और ये बताया, अब यहीं पे मैं पूछूं कि ये जो श्रंक मैप है, इस श्रंक मैप से अब हम लोग कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
और ये पता लगाना जरूरी है कि श्रिंकेज है या एक्सटेंशन है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो ऐसा है ना, जब मैंने आपको समझाया ओरिजिनल से श्रिंकेज, तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि भाई यहां पे श्रिंकेज की प्रॉब्लम है। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे ना, तो दिया हुआ नहीं रहेगा कि श्रिंकेज है या एक्सटेंशन है, जरूरी नहीं है कि दिया रहे, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि श्रिंकेज है या एक्सटेंशन है। कैसे? अब यहीं पे एक टेक्निक समझो कि मैप में एक लाइन होती है, उसका नाम है रेफरेंस लाइन, और वो रेफरेंस लाइन ही आपको आइडिया देता है कि वो श्रिंकेज हो रही है या एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूं आपको, यहां देखो, इन एनी मैप वी हैव अ रेफरेंस लाइन लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल इट इज 0, then we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये है 10 सेंटीमीटर की लाइन, इट इज नोन एज द रेफरेंस लाइन। पहले तो आप इसका नाम जान लो, क्या बोलेंगे इसको? रेफरेंस लाइन। इफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रेफरेंस लाइन यू हैव मेड ओरिजिनली ऑन ओरिजिनल मैप, तो बताओ एक मैप है जो ओरिजिनल है साइज में, उसमें आपने एक 10 सेंटीमीटर का लाइन बना रखा है, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि मैप किसी कुछ साल बाद, कुछ समय बाद सेम साइज में है, श्रिंकेज हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है। इसका रेफरेंस लाइन नाम है, इसी का रेफरेंस लेते हुए हम लोग सोचते हैं कि एक्सटेंशन हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो ओरिजिनल मैप है उसकी श्रिंकेज अगर हो गई, या फिर इसी बात को अगर मैं पूछूं अलग तरीके से, मुझे नहीं पता कि श्रिंकेज है या एक्सटेंशन है, लेकिन रेफरेंस लाइन जो अभी 10 सेंटीमीटर का हमने बनाया है इस मैप पे, after 2 years of time I will use one scale and I will check what is the length। आप सोचो, अगर वो लेंथ आ गई है 9.5 सेंटीमीटर, आप दिमाग लगाइए और बताइए यहीं पे कि भाई 10 सेंटीमीटर की लाइन आपने बनाई थी 2 साल पहले, अभी मेजर किया तो वो 9.5 दिखाई दे रही है, क्या रीजन रहा होगा? क्या हो गया होगा? आप बताओ। 10 सेंटीमीटर की लाइन 9.5 बन गई, इसका मतलब मैप में श्रिंकेज आ गई। तो इसी लाइन का जिक्र करेगा क्वेश्चन के अंदर और लिखेगा कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज नाउ रीड एज 9.5 सेंटीमीटर ओनली, या फिर ऐसा भी लिख सकता है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज नाउ रीड एज 10.2 सेंटीमीटर। तो आप बताओ, लेंथ अगर बढ़ गई मतलब एक्सटेंशन। इसका मतलब कि रेफरेंस लाइन की लेंथ अगर घट जाती है तो उसको बोलेंगे हम लोग श्रिंकेज, रेफरेंस लाइन की लेंथ अगर बढ़ जाती है तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटेंशन। तो यही वो लाइन है जिससे आपको आइडिया लगता है कि श्रिंकेज है या एक्सटेंशन है। तो अब इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि इस लाइन को मेजर किया एंड यू हैव द सेम लाइन हियर व्हिच आई हैव मेजर्ड एंड आई एम गेटिंग 9.5 सेंटीमीटर। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज नाउ रीड एज 9.5। दिस इंप्लाइज दैट सिंपली that this map has a shrinkage problem। अब इस टेक्निक के थ्रू अब मैं फिर से प्रॉब्लम दोहराता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो आप इसको यहां से पहले पढ़ो। एक ओरिजिनल मैप है जिसमें स्केल लिखा हुआ है 100 और इसमें रेफरेंस लाइन है 10 सेंटीमीटर की। हमने उस मैप में 10 सेंटीमीटर की रेफरेंस लाइन लिखी हुई है, वहां पे लिखा तो 10 ही होगा ना, मैंने क्या बोला, लिखा हुआ थोड़े ना बदल जाएगा। तो स्केल लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर और उस पर रेफरेंस लाइन है 10 सेंटीमीटर का, और हमने मेजरमेंट लिया 4.28। लेकिन मेजरमेंट लेने के बाद एक चीज और मैं चेक करूंगा कि रेफरेंस लाइन की एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो मैंने स्केल लिया और देखा 9.5 आ गई। अब सोचो कि 10 सेंटीमीटर 9.5 बन गई श्रिंकेज होने के बाद, मतलब श्रिंकेज हो गई ना। तो 10 सेंटीमीटर 9.5 बन गई, इसका मतलब 0.5 से श्रिंकेज हुआ है, पर 10 सेंटीमीटर 0.5 से श्रिंकेज हुआ है। और श्रिंकेज के बाद जो लेंथ आ रही है, हमारी लाइन की लेंथ है 4.28। अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, अब आप दिमाग भी लगाओगे ना तो आप अभी यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। आप अगर अभी यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना चाहें, आप सॉल्व कर सकते हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 सेंटीमीटर 9.5 बन गई है और श्रिंकेज के बाद लाइन की लेंथ 4.28 है, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होनी चाहिए। तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि उसको स्केल से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसी को और भी आसानी तरीके से सॉल्व करने के लिए रिलेशंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे आपको रिलेशंस दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है, उसको बोलते हैं श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में SF, एंड दिस इज इक्वल टू
shrunk length upon original length। पहले तो आप एक चीज और समझ लो कि जैसा मैंने लिखा ना, श्रिंकेज इसलिए लिखा क्योंकि हमें मालूम हो गया ना कि श्रिंकेज की प्रॉब्लम है। अगर ये श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सटेंशन की प्रॉब्लम होती, तो मैं लिखता एक्सटेंडेड फैक्टर EF इज इक्वल टू एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ध्यान रहे कि यहां जो लिख रहे हैं ना श्रंक अपॉन ओरिजिनल, ये सिर्फ रेफरेंस लाइन की बात कही जा रही है, ओनली रेफरेंस लाइन। जो अभी 10 सेंटीमीटर से 9.5 पहुंचा था ना, ये वही रेफरेंस लाइन है जिसका जिक्र मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, आगे अब स्केल कैसे निकालें, क्योंकि इस वाले मैप के अंदर स्केल, ओरिजिनल स्केल तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन श्रिंक होने के बाद नई स्केल क्या बनी है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग करते क्या है, श्रिंकेज होने के बाद जो नई स्केल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि श्रिंकेज कितने से हुई है। ठीक है, तो अब यहां से कैसे निकालेंगे श्रंक स्केल, वो भी यहां पे देख लो। श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ठीक है, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। अब मैं यहीं पे रुकता हूं, बस इतना ही है। लेकिन ये जो बताया वो श्रिंकेज के लिए, अगर इसी को मैं एक्सटेंडेड के लिए रिलेट करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, एक्सटेंडेड फैक्टर इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एक्सटेंडेड स्केल इज इक्वल टू एक्सटेंडेड फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ठीक है, अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं डिस्कशन को। जितना थियोरेटिकल पार्ट मुझे डिस्कस करना था वो सब मैंने कर दिया। ये टॉपिक यहां पे थियोरेटिकली फिनिश हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको अब ये सिखाता हूं कि इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेम प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है, इसी प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आप अब समझना, यहीं पे मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। इस क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन प्रॉब्लम क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज नाउ रीड एज 9.5 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया ना कि प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकेज है। तो बेसिकली दिस हैज अ प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकेज। प्रॉब्लम किस चीज का है, श्रिंकेज का। ठीक है, और आप बता दो CD लेंथ कितनी है। CD लेंथ, तो आप बोलोगे CD की लेंथ है 4.28 सेंटीमीटर, ये CD लेंथ की लाइन है। तो चैलेंज क्या है कि कैपिटल CD क्या है, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि भाई CD लेंथ तो 4.28 है और लिखा हुआ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 है, तो इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करना गलत है। तो ध्यान रहे यहीं पे ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर है। ठीक है, तो अब यहां पे मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, तो आप मैंने सारा सिचुएशन लिख दिया है। प्रॉब्लम क्या है कि 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग लाइन बन गई 9.5 सेंटीमीटर ओनली, स्केल इतना लिखा हुआ है, लेंथ इतना मेजर किया, तो ओरिजिनल CD जो ग्राउंड पे होगी वो कितनी होगी, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। भाई चैलेंज छोटा सा है, श्रंक स्केल निकाल लो, सॉल्व कर लो। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप भी। अब चूंकि मैं बता चुका हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद से एक बार करके देख लो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं बता रखा हूं अभी। ठीक है, और यहीं पे चेक भी हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन सभी वर्कबुक से भी करेंगे हम लोग। देखो अब यहां पे इसका सॉल्यूशन देखो आप, what I can write, first of all I will write what is the shrinkage factor, and this is shrunk length upon original length, shrunk length upon original length। तो बताओ shrunk length है कितनी, 9.5 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 0.95। ठीक है, ये 0.95 हो गई। उसके बाद मैं पूछूं कि श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, यही है ना। तो आई कैन राइट द श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू 0.95 मल्टीप्लाइड विथ ओरिजिनल स्केल कितना है भाई, तो अभी अभी आपने लिखा है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर, यही तो है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, इट इज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 0.95 मीटर। ठीक है, और उसी को सिंप्लीफाई करके कैन आई राइट इट इज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 0.95 करो, 100 अपॉन 0.95, इट बिकम्स दिस इज 10263 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर श्रिंकेज, ठीक है, आफ्टर श्रिंकेज every 1 centimeter of the map is actually representing 105.263
मीटर, ये है आफ्टर श्रिंकेज स्केल। तो आपको समझ में आ गया कि श्रंक स्केल जो अभी हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, हर एक 1 सेंटीमीटर मैप का 105.263 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको ये मिल चुका है कि श्रंक स्केल क्या है। तो अब मैं चैलेंज पे आता हूं कि इस श्रिंकेज वाले मैप पे आपने जो मेजर किया है वो 4.28 है, तो ग्राउंड की मेजरमेंट अब क्या होगी? आपके सामने स्केल है, आपके सामने मेजरमेंट है। व्हाट आई कैन राइट इज दिस CD इज नाउ गोइंग टू बी 4.28 centimeter multiplied by the scale, that is 105.263, which is equal to 4.28 multiplied with 105.263, and this value comes out as 450.525 meter answer. This you can see, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिसॉल्व करते हैं। अब मैं बोलूँगा कि आई होप कि आपको काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कशन कर दिया, तो आपको ये आसानी से समझ में आ चुका होगा। मैं आपके सामने 2 प्रॉब्लम्स देता हूँ, अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन अब स्क्रीन आप पॉज करके अपने नोट्स को लिख लो। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट में दिखा देता हूँ, आप इसको फर्स्ट आपको पहले लिख लीजिए, फिर सेकंड आपको लिख लो। दिखा दो इसको। चलो, वर्कबुक से 2 क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग फटाफट। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। पहले क्वेश्चन नंबर 24 एंड फिर क्वेश्चन नंबर 25। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। सो स्टार्ट करो सबसे पहले 24 से। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 24। सो जस्ट पॉज अभी वीडियो और वर्कबुक ओपन करके अभी इसको सॉल्व करो। मैं भी सॉल्व करता हूं, आप फिर आंसर चेक कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 में अ मैप हैज श्रंक लिख दिया है। ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज नाउ रीड एज कितना? 9.4 सेंटीमीटर ओनली। ओके, ओरिजिनल स्केल दिया हुआ है कितना? एवरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। ओके, अब इसमें पूछा गया है कि भाई क्वेश्चन ए में, ठीक है, मान लो कि लेंथ दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑन ग्राउंड क्या है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग? करना क्या पड़ेगा आप बताओ? सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। क्या करोगे? श्रंक स्केल निकालेंगे। सो उसका निकाल लो सबसे पहले श्रिंकेज फैक्टर। तो दिस श्रिंकेज फैक्टर इज गोइंग टू बी द श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल। तो श्रंक लेंथ की वैल्यू कितनी है? 9.4। ओरिजिनल की वैल्यू कितनी है? 10। सो दिस इज 0.94 आ जाएगी। दिस इज 0.94, ये वैल्यू आ जाएगी 0.94। और वहीं पे अगर मैं लूँ श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, तो श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू है 0.94 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल कितना है? तो आप देखो 1 सेंटीमीटर अपॉन 25। सो आई कैन राइट दिस इज 1 सेंटीमीटर अपॉन 25 मीटर, विच आई कैन राइट
1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 अपॉन 0.94 मीटर, विच आई कैन राइट, जरा इसकी वैल्यू निकाल लें। So I can write this is 25 upon 0.94 और इसकी वैल्यू आ रही है 26 पॉइंट, दिस इज 1 सेंटीमीटर अपॉन 26.595 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी स्केल। अब ये स्केल क्या शो कर रहा है कि जब श्रिंकेज आ गई है तो श्रिंकेज होने के बाद ये वाली स्केल है। सो इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर इज नाउ रिप्रेजेंटिंग आफ्टर द श्रिंकेज एज 26.595 मीटर, ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जब ये हमें मिल चुकी है तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कर सकता हूं। ए में क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑन पेपर कितना दिया हुआ है, मेजर्ड लेंथ लिखा है ना, कितना मेजरमेंट किया है, 8.2 सेंटीमीटर है, 8.2 सेंटीमीटर। सो आप बता दो लेंथ ऑन ग्राउंड कितना हो जाएगा। लेंथ ऑन ग्राउंड, this is going to be 8.2 multiplied with 26.595 meters. So ये आ जाएगी 26.595 multiplied by 8.2 and this is 218.08 meter answer. ये लेंथ आ गई। This is what required to calculate. I hope कि आपका भी आंसर यही आया होगा। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट पे चलो, एरिया है और आई होप कि आप एरिया का आंसर काफी आसानी से कर पाओगे। आप बताओ क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए प्लॉट इफ मेजर्ड एरिया ऑन मैप इज 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ मैप पे एरिया मेजर किया, ऑफ कोर्स कैसे मेजर किया होगा, प्लानीमीटर से मेजर किया होगा। तो प्लानीमीटर से मैप के ऊपर एरिया मेजर किया, कितना, श्रिंकेज होने के बाद का जो मैप है उसके ऊपर मेजर किया है 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जो ग्राउंड पे होगा वो कितनी होगी। आपके सामने स्केल है और आप जानते हो कि एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया स्केल बनाना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट एंड विल राइट एरिया ए 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले स्केल हम लोग क्या करेंगे, एरिया स्केल निकाल लेंगे एंड एरिया स्केल आई कैन राइट एवरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 26.595 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही है ना। तो अब यहां पे आई कैन राइट एरिया ऑन ग्राउंड, दिस एरिया ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड व्हिच इज गोइंग टू बी 234.5 मल्टीप्लाइड विथ 26.595 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू नाउ, सो दिस आई कैन राइट एज 234.5 multiplied by 26.595 square, कितनी आ गई वैल्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी 165860.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा ना कई बार ये वाला आंसर किसी किसी बच्चे का डिफरेंट भी आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने ये ओरिजिनली जो यूज किया होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। This was 25 upon 0.94, यही है ना, and this value comes out as 26.595, फिर 74468 भी है। तो अगर इसको टोटल करके स्क्वायर करके यूज करोगे ना, दिस स्क्वायर, तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 234.5, this value comes out as 165869.73। ठीक है, इसकी वैल्यू जो एग्जैक्टली आ रही है ना, जो ओरिजिनल वाली वैल्यू से आ रही है वो आ रही है 165869.7374। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो कुछ ऐसा वैल्यू है। तो आप जो लास्ट डिजिट में जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो एग्जामिनेशंस में कंसीडर करते हैं, तो आप उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, मतलब किसी ने इसका वैल्यू ये भी निकाला होगा 165869.73 कुछ ऐसा, इसके आसपास की वैल्यू कुछ लोगों की आ रही होगी। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में आपने यहाँ पे कितना डिजिट लिया हुआ है ना स्केल में, वो अफेक्ट करता है फाइनली उसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, सो दैट इज कंसिडरेबल, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो इसको स्टॉप करता हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। एक बार क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, ठीक है, और उसको खुद से सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो अभी, ठीक है, और खुद से सॉल्व करो। देखो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है कि इन 1950 अ प्लान ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वाज ड्रॉन टू अ स्केल। जो ओरिजिनली स्केल थी वो थी 1 सेंटीमीटर वाज रिप्रेजेंटिंग 40 मीटर। ठीक है, कब? 1950 में। ठीक है, द प्रेजेंट डायमेंशन ऑफ फील्ड, ठीक है, प्रेजेंट डायमेंशन ऑफ फील्ड कितना लिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये है एरिया ऑन मैप। ठीक है, कुछ ऐसा। अब कहता क्या है कि इफ ओरिजिनल रेफरेंस, अब देखो ओरिजिनली रेफरेंस कितना है? 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ रीड एज कितना? 10 सेंटीमीटर ओनली। तो पहले तो ये बताओ कि ओरिजिनली कितनी थी? तो आप बोलोगे 9.4, और वो अब कितनी बन गई? 10। भाई आप बताओ, ओरिजिनली 9.4 थी, अब बन गई 10। इसका मतलब लेंथ बढ़ गई। इसका मतलब ये केस है एक्सटेंशन का। सो आई कैन राइट इट इज द केस ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंशन हो गया है। और इसमें पूछा व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड। तो आप बताओ, ये एरिया तो इतनी है, तो एक्चुअल एरिया कितनी है? मतलब कि ग्राउंड वाली एरिया कितनी होगी? ये एरिया कहाँ पे थी? ये मैप की एरिया है जो कि एक्सटेंशन के बाद दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपने श्रिंकेज का किया, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सटेंशन का करा रहा हूं। सो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले वी विल कैलकुलेट एक्सटेंडेड फैक्टर। एक्सटेंडेड फैक्टर, और ये हो जाएगी एक्सटेंडेड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ एक्सटेंडेड लेंथ है कितनी? 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9.4। ठीक है, सो ये आ जाएगी 10 डिवाइड बाय 9.4। इसको एज इट इज रखो 10 अपॉन 9.4। ठीक है, सो एज इट इज इसको रखेंगे। अब यहां पे मैं निकालूंगा एक्सटेंडेड स्केल इज इक्वल टू एक्सटेंडेड फैक्टर, यही वैल्यू है EF की। एक्सटेंडेड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल, which I can write 10 upon 9.4 multiplied by, कितना है स्केल दिया हुआ? 1 सेंटीमीटर। एवरी 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 40 मीटर। तो मैं इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं, सो कैन आई राइट एवरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 इंटू 9.4 डिवाइडेड बाई 10 मीटर। ठीक है, विच कम्स आउट कितनी आ जाएगी? 40 into 9.4 divided by 10 is coming as 37.6, and this scale is going to be 1 centimeter of the map is going to represent 37.6 meter. ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा कुछ लोगों का, इसलिए क्योंकि उन्होंने इसकी वैल्यू निकाली होगी 1.06। आई गेस दिस इज 10.9.4, इट कम्स आउट 1.06। लेकिन जो 06 के बाद वाली वैल्यू है ये कुछ ऐसा है 1.0638297887 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपने सिर्फ 2 ही डिजिट लिया है तो उसका फर्क तो आएगा थोड़ा सा। ठीक है, हमने जो सॉल्व किया वो एग्जैक्टली, तो हमने इसको रेशियो एज इट इज रखा है और उसके हिसाब से ये स्केल निकाला, एग्जैक्टली इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि आपको ये मिल चुका है कि भाई 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है, सो एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंडेड मैप इज रिप्रेजेंटिंग 37.6 meter to the ground. So now we are going to calculate what is the area on ground. Area on ground, that is capital A, is equal to, अब जितना भी लेंथ और विड्थ है, कितना लेंथ? 30 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है? 10 सेंटीमीटर।
तो 30 कोरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ ग्राउंड पे आया और 10 कोरस्पॉन्डिंग कितना आया वो निकाल लेंगे हम लोग। सो दिस आई कैन राइट 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 37.6 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 37.6 मीटर्स, ये कुछ ऐसा है। विच आई कैन राइट कितनी बन जाएगी, दिस इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 37.6, this value I can write 1128 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगी 376 मीटर्स, ये कुछ ऐसी। तो ये लेंथ और विड्थ हो गई, तो आपको लेंथ एंड विड्थ मिल गया और एरिया फाइनली अगर निकालें सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 376 मीटर is going to be 424128 meter square is the final answer for this question. ठीक है, सो ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपका भी आंसर यही आया होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, दोनों साइड में दिखा रहा हूं, पहले लेफ्ट फिर राइट। चलो, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हम लोगों ने चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था चेन सर्वे, पहला था लीनियर मेजरमेंट एंड दूसरा था चेन सर्वे। तो लीनियर मेजरमेंट जो फर्स्ट पार्ट है उस चैप्टर 2 का वो फिनिश हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन सर्वे, जो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक दैट इज चेन सर्वे। थैंक यू।